हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। न्यू ईयर आने वाला है, यानी 2021 आने वाला है, 2021 आने वाला है। इस ईयर को देखो, सब लोग बोलते हैं 2020 एंड गाइज इस ईयर को लेके बहुत लोगों के मन में ये रहा कैसा साल गया, कोरोना एंड ऑल, है ना। बहुत लोग डिप्रेस हुए, बहुत कुछ हुआ एंड मोस्टली लोग ऐसे बोल रहे हैं कि बेकार साल गया, काइंड ऑफ ऐसे कह रहे हैं, है ना, कि मिस हैपनिंग्स एंड ऑल चीज़ें हुई। बट मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है इस चीज़ के लिए। आप भी अपना व्यू ज़रूर बताइएगा। मैं एक बारी, है ना, मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, रियली आई वांट टू नो कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। व्हाट आई थिंक इज़ कि आप हर एक चीज़ में आपको पॉजिटिविटी देखनी आनी चाहिए, राइट। हम कहते हैं कि साल बेकार गया, इतनी सारी डेथ्स हुई, ये वो। बट मुझे ऐसा लगता है जब लॉकडाउन था, एक्सीडेंट से देखो कोई डेथ नहीं हुई। देखो, डेथ एक ऐसी चीज़ है ना, बिटर ट्रुथ है, मानना ही पड़ेगा, होती ही है। वो किस कारण की वजह से हो, किस वजह से हो, ये कोई नहीं कह सकता, है ना। डेथ तो होनी है। तो जो भी एक मैं कह सकती हूँ कि फर्म गॉड बिलीवर है, उसको यही लगेगा कि यार जाना तो है ही कभी ना कभी, है ना। अब हम उसके लिए दोष दे दें कि अगर कोरोना ना होता तो नहीं जाते, वो हम नहीं कह सकते ना। कहते हैं ना कि एक इंसान के, तुम लोग भी सोचोगे यार आज मैडम कैसी बातें कर रही है, वो बस एक्चुअली 2020 जा रहा है, 21 ना, वो बाई चांस टॉपिक एक मन में आ गया, मैंने सोचा मैं आप लोग से डिस्कस करूँ या इस रिगार्डिंग बात करूँ कि आप लोग क्या सोचते हो, है ना। तो कमेंट करके यार बताना ज़रूर कि आप लोग सच में क्या सोचते हो, बिकॉज आइडियोलॉजी से पता लगती है लोगों की। पॉजिटिव हर सिचुएशन में रहना, पॉजिटिव का मतलब ही यही है कि आप वर्स्ट सिचुएशन में भी, वर्स्ट सिनेरियो में भी कुछ उसमें बेहतर या अच्छा देख सको, है ना। लॉकडाउन में देखो कितना टाइम मिला लोगों को घर में टाइम स्पेंड करने के लिए अपनी फैमिली के साथ, जो बाहर भागे रहते थे। आपके पास फ्री टाइम था, आप कुछ एक्सप्लोर कर सकते थे, अपना टैलेंट कुछ नया चीज़ कर सकते थे। बहुत लोगों ने उसको किया। बहुत लोगों ने ये कह के टाल दिया कि यार बहुत बोर हुए हम, एंड लाइक मतलब टाइम ही नहीं पास हो रहा। फॉर मी, आई नेवर से कि मेरा टाइम नहीं पास हो रहा। मतलब मेरी लाइफ में देखो चैनल एंड ऑल ये सब चीज़ें तो अब हैं, है ना। जैसे हम बड़े हुए, छोटी थी जब मैं, या बीच वाली टाइम में भी, स्कूल टाइम, कॉलेज, मेरे पास ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैं कभी, मेरे मुंह से ये सेंटेंस निकला हो कि मैं बोर हो रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि इतना कुछ काम करने को होता है ना, आप घर में कुछ भी कर सकते हो, है ना। आपका जो भी टैलेंट है, कुकिंग है, पेंटिंग है, इतनी चीज़ें हैं यार, एंडलेस थिंग्स। तो मुझे तो ऐसा लगा कि ये साल लोगों को टाइम मिला अपनी उस टैलेंट को, है ना, एनालाइज करने में। उसके बाद बहुत लोगों ने उस पर वर्क भी किया। तो जब हम फेसबुक पे देखते हैं तो बहुत लोगों की, किसी की पेंटिंग्स आ रही है, किसी का कुछ आ रहा है, आर्ट एंड ऑल, राइट। बट हाँ, बहुत लोगों के घर में डेथ्स वगैरह भी हुई। बहुत लोग डिप्रेशन में जाके जिन्होंने मतलब सुसाइड भी कर लिया, विच इज़ अ वेरी, आई कैन से, सैड इशू, या मैं क्या बोलूँ, मतलब ठीक है, बिकॉज वो स्टेट ऑफ माइंड होती है इंसान की कि इंसान क्या कर दे उस टाइम पे, है ना। सो इसीलिए मैं मतलब मैं इनफैक्ट चाह रही थी कि डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ एंड ऑल, इस पे ना एक वीडियो बनाऊं एंड डिस्कशन होनी चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने मन में बातें रखते हैं, राइट, और वो चीज़ें इकट्ठी होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें कहते हैं ना कि हमारी खुद की बेडरूम थ्योरीज हैं, हम सोचते कुछ है, होता कुछ है, और कई बार प्रॉब्लम होती भी नहीं है, बट स्टिल वी थिंक लाइक दैट कि नहीं बहुत कुछ है एंड ऑल, और वो करते करते दिमाग में इतना कुछ हो जाता है कि अनफॉर्चुनेटली चीज़ें इस तरह से एंड होती हैं, जो कि होनी नहीं चाहिए, बट कोई बात नहीं। तो मेरे रिगार्डिंग तो हाँ, चीज़ें होनी तो है ही। देखो, आप उसको पॉजिटिवली लो तो ज़्यादा बेटर है कि हाँ हमने इस साल में बहुत कुछ सीखा, ठीक है, बाकी टाइम है यार। और मैं बोलती हूँ हमने इतना कुछ किया, हम अपने नेचर का कितना ध्यान रख रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई वुड से कहना चाहिए कि हाँ, इतना सब कुछ ये प्रोलॉन्ग वे में चला हुआ है, हमने भी तो अपने नेचर का, प्रकृति का कोई ध्यान नहीं रखा ना। जहाँ मन में आया, जो मन में आया, जितनी अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो भी है, ऑटोमोबाइल्स, कितना कुछ है, हम इन्वायरमेंट ईवीएस सिलेबस में इंक्लूड इसलिए किया गया था कि अवेयरनेस आए, बच्चे उसके लिए वर्क करें, फैमिली उसके लिए वर्क करे, चीज़ें हर मतलब ऑन एन इंडिविजुअल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत कुछ है। मैं अगर क्लब करके हम इस बारे में बात करें तो अच्छा खासा डिस्कशन हो सकता है, बट फिलहाल के लिए हमें अगला टॉपिक करना है। बस हाँ, मन में बात आई तो मैंने आपसे कह दिया। 2020 इज एंडिंग एंड 2021 इज कमिंग, तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आप लोगों का साल कैसा गया, आपके अकॉर्डिंग कैसा रहा, पॉजिटिव, नेगेटिव, वट एवर, यार फ्री टू से एनीथिंग जो आप कहना चाहते हो। बट हाँ, बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन, ट्राई टू बी पॉजिटिव। ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो हमेशा पॉजिटिव रहे, बट कोशिश यही करनी चाहिए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जीना आना चाहिए, ठीक है। कला जीने की भी एक कला होती है ना। तो ये सब हम गप्पे किसी और दिन करेंगे, अभी आगे का टॉपिक करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा। देखो, लास्ट वीक तो वीडियो आ नहीं पाई थी, मैंने आपको बताया था, जैसे ही कुछ यार बहुत हेक्टिक सा शेड्यूल था तो मैं शूट ही नहीं कर पाई। क्या, फिर मुझे लगा चलो नेक्स्ट वीक ही डालेंगे, इसको डिले क्यों करना। शेड्यूल रहती है ट्यूसडे के लिए, तो आप ट्यूसडे को ही वेट करोगे। तो हमारा अगला टॉपिक था
जो हमें करना था, मतलब आज वो है, करना तो एक्चुअली पिछले हफ्ता था बट हम आज कर रहे हैं, एजियोट्रॉपिक और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, याद है एजियोट्रॉप्स हमने पढ़े थे इससे पिछले वाले लेक्चर में, जिसमें आपने पढ़ा था सॉल्यूशंस हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैंने वहाँ बताया था कि एजियोट्रॉप क्या है। तो दैट टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर जिसकी की डेफिनेट कंपोजिशन है और वो बॉयल करता है लाइक अ लिक्विड, नॉट लाइक अ मिक्सचर। लिक्विड का जो टेम्परेचर होगा वो फिक्स होगा, है ना। मिक्सचर के केस में रेंज आती है, तो ये आपका फिक्स्ड डेफिनेट कंपोजिशन है। बॉइलिंग वो एक प्योर लिक्विड की तरह शो करता है। इस तरह के हम मिक्सचर को क्या कहते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या फिर एजियोट्रोपिक मिक्सचर या एजियोट्रोप। ठीक है, एंड इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ना। सोचते हो कि मैडम हर चीज़ में कहती हैं, हर चीज़ में नहीं कहती, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अब है ही कंटेंट इंपॉर्टेंट, तो क्या करना यार। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, कोई नहीं ऐसे पढ़ के निकल जाओ, ऐसे तो कह नहीं सकती। पॉजिटिव डेविएशन में आपने देखा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आए, और नेगेटिव में मैक्सिमम, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैसे आए, क्यों आए, क्या है, सब कुछ, राइट। तो आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो पिछली वीडियो जाओ, देखो, पढ़ो, रिवाइज करो, फ्री वाली वीडियो देखना, ठीक है। तब ये आपकी वीडियो, आपको जो भी इसका कंटेंट है समझ में आएगा। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में बॉइलिंग पॉइंट क्या था एजियोट्रॉप का, मिनिमम है यानी लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट, और सेम ऐसे ही सिमिलर आप किस में कह सकते हो, मैक्सिमम वाले में। मैक्सिमम वाले में क्या होगा, जाहिर सी बात है मैक्सिमम की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट हाइयर आएगा देन दैट ऑफ प्योर कंपोनेंट। मतलब जो आप प्योर कंपोनेंट ले रहे हो और मिक्सचर ले रहे हो उनका कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक बार बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा आ रहा है, एक बार कम आ रहा है। जब कम आ रहा है दैट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, जब ज़्यादा आ रहा है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, दो केसेस थे आपके, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, वो वहाँ पे आया था। पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, नेगेटिव डेविएशन में हम पढ़ चुके हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अच्छा, एजियोट्रॉप मिक्सचर जो है आप उनको ना सेपरेट नहीं कर सकते। नॉर्मली अगर आप सोचो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स आ रहे हैं ना, उससे हम, उसके हेल्प से हम डिस्टिल आउट कर लेते हैं अलग अलग लिक्विड्स को। फ्रैक्शनल का मतलब ये होता है कि आप इसको टुकड़ों में करते हो। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अगर आप करना चाहो अलग अलग, नहीं कर सकते एजियोट्रॉप के मिक्सचर का। जैसे सपोज करो हमने ट्राई किया डाइल्यूट सॉल्यूशन है कोई अल्कोहल का, उसको करने के लिए, तो वो क्या बन जाएगा 95.4%। ये ना क्वेश्चन मैंने इसके रिगार्डिंग एक, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कम्युनिटी पोस्ट में डाला था या FB पेज पे डाला था, इसी के रिगार्डिंग था वो एक्चुअली। तो वहाँ पे भी बच्चों ने कमेंट किया हुआ था, मुझे ऐसे याद आ गया तो मैंने डाल दिया। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस कनेक्ट करते हैं, राइट। ओके, तो हम ऐसा कब कर सकते हैं, अगर जब तक मैक्सिमम, मतलब कहाँ तक कर सकते हैं 95.4% तक। उसका कारण क्या है, देखो 95 पॉइंट जो आपका 4% अल्कोहल प्लस 4 to 6% वाटर, अगर जब ये इसका कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो ये बन जाता है आपका एक एजियोट्रॉप, यानी एजियो मिक्सचर बन जाता है। बिकॉज आफ्टर दैट इट बिकम्स अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, 95.4% से अगर ज़्यादा आप वो ले रहे हो उसके बाद वो एजियोट्रॉप बन जा रहा है। बाकी एजियोट्रॉप बन जाएगा तो जाहिर सी बात है आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए की हेल्प से उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है इन जनरल। बाकी रेक्टिफाइड स्पिरिट आपको पता होना चाहिए क्या है, 95.4% अल्कोहल एंड 4 to 6% वाटर। तो एजियोट्रॉप तो जनरली बस आपको क्या होता है, कैसे होता है वो पता होना चाहिए। उसके बाद जो अगला टॉपिक है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, आपने एक केस पढ़ा था ना, जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे थे, ठीक है, तो जो आपका वेपर प्रेशर है वो कम हो रहा था, जिसको आपने कहा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या वेपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट है, राइट है बोल रही हूँ। तो वो आपका, वो मतलब कहना चाहिए कि एक तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली है क्या भाई, जो आपके नंबर पे डिपेंड करे। इन शॉर्ट या इन आप कह सकते हो कि सिंपलेस्ट लैंग्वेज अगर आप जानना चाहो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे जब डिपेंड करे तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपने एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड किया वोलेटाइल सॉल्वेंट में, वेपर प्रेशर आपका कम हो गया। जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा था आपका, किस वजह से हो रहा था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, उसी पे कर रहा था ना डिपेंड, कि पार्टिकल्स आपके कम हुए ज़्यादा हुए उसकी वजह से हुआ। ठीक है, और नेचर पे नहीं डिपेंड कर रहा था। अगर नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता तो सबकी वैल्यूज आपकी नेचर के अकॉर्डिंग आती, वो पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग आंसर ना आता। ठीक है, सो वो प्रॉपर्टीज आइडियल सॉल्यूशन की, ये याद रखना है आइडियल सॉल्यूशन के केस में है, सॉरी, वो प्रॉपर्टीज आइडियल सॉल्यूशंस की जो कि डिपेंड करती हैं ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर, जो कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हैं, बट डज नॉट डिपेंड ऑन द
जो आपकी ये प्रॉपर्टीज होंगी वो डिपेंड नहीं करेंगे किस पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। इसे हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में 4 हैं, आपको चारों प्रॉपर्टी पढ़नी है। चारों प्रॉपर्टी के लिए ना सेम कंटेंट ही आपको पढ़ना है। सेम कंटेंट मैं बताती हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि चारों प्रॉपर्टी सेम है, सेम कंटेंट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले एक बार हम चारों प्रॉपर्टी मैं नाम बता दूँ कौन कौन सी है, फिर एक प्रॉपर्टी आज हम करेंगे, बाकी अगले वीडियोज में करेंगे, ठीक है। ओके, तो 4 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। एक, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ेगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू और भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि हर प्रॉपर्टी में आपको एक ही जैसी चीज पढ़नी है, क्या, उसका एक्सप्रेशन, जो भी आपका उसका फॉर्मूला वगैरह आएगा वो डिराइव करना, वो एक्सप्रेशन। उसके बाद कि किसी भी प्रॉपर्टी को लेके आपका ये पूछा जा सकता है, टू प्रूव दैट इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपको शो करना आना चाहिए कि हाँ ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो रिलेशन है वहाँ से, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आती ही आती हैं। एक प्रॉपर्टी जब आज आप करोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है हर प्रॉपर्टी के लिए, ठीक। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखो आप पहले भी कर चुके हो, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन सिर्फ हमें करनी है कि डाइल्यूट कंसनट्रेटेड में क्या चेंजेस आते हैं, ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं ना ये रिलेशन, ये ध्यान है। पी नॉट पी एस क्या था, पी नॉट था आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, N1 N2 आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, 2 हम यूज करते हैं 2 नंबरिंग सॉल्यूट के लिए, 1 फॉर सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो खाली N पे डिपेंड कर रहा है ना, सो इट मीन्स ये किस पे खाली डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। ये N2 था ना ऊपर, तो यानी ये क्या था, ये N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 है क्या एक्चुअली, ये मोल फ्रैक्शन है ऑफ जिस चीज का नंबर ऊपर है, N2 ऊपर था ना, ऑफ टू यानी मतलब कि सॉल्यूट का। तो एक्चुअली हम ये किसके बराबर है, x2 के बराबर है ना, राइट। तो इसलिए मैं कह रही थी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीटली डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, जो कि डेफिनेट अमाउंट ऑफ या डेफिनेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुए हैं, एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा। सो देयरफॉर इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो भी रिलेशन करोगे ना आप, मतलब जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करोगे सब में आपका ये n वाला फैक्टर आएगा ही आएगा, कॉन्सेंट्रेशन आएगी या जो भी फैक्टर आएगा वो हमेशा सॉल्यूट का ही आएगा। तो आप वहां से डायरेक्टली रिलेशन से कह सकते हो, वो एक्सप्लेन करते हुए कि हाँ ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक पार्ट आपका हो गया, यस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम कह सकते हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है और नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक। ओके, एक चीज हमने कर ली, रिलेशन तो हमने इसका चलो ऑलरेडी डिराइव किया हुआ था। फिर हमने सेकंड चीज की कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब थर्ड चीज, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ सॉल्यूट का ही निकालना है और किसी का नहीं निकालना। क्यों भाई, निकालेंगे भी उसी का ही, क्योंकि उसी के पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रॉयल्स लॉ आप पढ़ चुके हो ना, अगर नहीं पढ़ा तो जाओ पहले रिवाइज करो, वरना ये समझ नहीं आएगा, ठीक। रॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या था, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉट इज इक्वल टू, यही सेम रिलेशन जो भी आपने किया है, W2। अगर आप इसमें ना एक्चुअली करना कुछ नहीं है, आपने जो ये वाला पार्ट है ना इस साइड वाला, इसको आपने रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस कैसे करना है, नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स का आपको जनरल फॉर्मूला पता है क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, यही होता है ना। तो किसका, सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का, सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का। तो हमने W2 कंसिडर कर लिया, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड। W1 किसका हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। एंड जाहिर सी बात है दूसरा चीज क्या होगा, एक तो गिवन मास होता है, एक मॉलिक्यूलर मास, तो दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस ले लिए, सॉल्यूट का भी सॉल्वेंट का भी। अब इसको जस्ट पुट कर देना है। N2 की वैल्यू क्या होगी, W2 बाय M2, और N1 की W1 बाय M1, यानी कि जो भी आपका गिवन मास है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी रिलेशन में, दैट्स इट, बस किया कुछ नहीं। इसी को मॉडिफाई क्या किया है हमने, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, राइट। तो जब आप उसका कंपैरिजन करते हो ना, उस केस में आप कहते हो कि सॉल्यूट इतना कम है कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। वही हमने किया, N2 कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन विद N1, ठीक। जब आपने इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो नीचे वाली वैल्यूज चेंज हो जाएगी, नीचे वाली खाली क्या वैल्यू रह गई, N1। तो N1 की जगह आपने क्या किया, P नॉट माइनस, ये तो इस साइड तो सेम था, इस साइड आपने क्या किया, N2 बाय N1 कर दिया, N1 प्लस N2 की जगह, बस। उसके अलावा आपने सारी वैल्यूज पुट की हैं, इनको आपने रीएडजस्ट किया है, जस्ट ऊपर नीचे जो भी किया है, ये आपका आ गया फॉर्मूला। मैं बोलती हूँ एग्जाम में बहुत से बच्चे ना इसको रटते हैं, मत रटो, एक रिलेशन याद रखो, P नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय P नॉट इज इक्वल टू N2 बाय N1 प्लस N2, ठीक है। एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आप N2 बाय N1 कर दोगे, बस। उसके बाद उसकी वैल्यूज पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, रटने की जरूरत ही नहीं है। रटोगे तो चीजें डेफिनेटली
मतलब कॉम्प्लिकेट हो जाती है और भूल जाते हैं, है ना। रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, समझ के करो। ओके, अब हमने ये रिलेशन कर लिया, इसका आगे जो इसकी डिस्कशन है वो करते हैं एंड उसके बाद इसका न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आपको करना है, ठीक। तो जो इसकी डिस्कशन करनी है वो क्या है कि एक देखो मेजरमेंट की जो मेथड मैंने आपको मेंशन किया ना, आप देख सकते हो कि मेथड आपको डिटेल में नहीं पढ़नी है, बस आपका क्या होता है एमसीक्यू के फॉर्म में या कई बार 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि मेथड का नाम क्या है। तो मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ना वो किस मेथड से होता है, उसका नाम है ऑसवाल्ड वॉकर डायनेमिक मेथड एंड ट्रांसपिरेशन मेथड। तो कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है कि जस्ट पता होना चाहिए प्रोसेस में क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये बस याद रखना, जस्ट मैच द फॉलोइंग आ गया, एमसीक्यू आ गया, कुछ इस टाइप का चीज़ आएगी ना तो वहाँ पे करना होगा। अदरवाइज जो बोर्ड के पेपर है उसमें तो मैं बोलती हूँ 1 मार्क्स वाले में हाँ पूछा जाएगा, मैच द फॉलोइंग टाइप की चीज़ तो उसमें होती नहीं है ना। या यस एमसीक्यू वाले पार्ट में आ सकता है जो आता है ना, उसमें आ सकता है। यस यस, पहले नहीं आता था एक्चुअली ना, मुझे अचानक स्ट्राइक किया कि हाँ वहाँ आ सकता है। चलो जी इसका क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन है वीपी शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कौन बार बार वेपर प्रेशर लिखे। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का दिया हुआ है एट 293 केल्विन, कितना 17.51 मिलीमीटर एच जी लिखा नहीं हुआ मैंने, शॉर्ट में होता है, ठीक है। ये एच जी लिख ही लो भाई यहाँ पे, दिस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर शुगर सॉल्यूशन का दिया हुआ। अब देखो वाटर यहाँ क्या हो गया सॉल्वेंट, शुगर क्या हो गया सॉल्यूट, है ना, दोनों का ये वैल्यूज दी हुई हैं। कैलकुलेट करना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये ध्यान से पढ़ना है इसको बच्चे, कई बारी सिंपल वेपर प्रेशर की वैल्यू ले लेते हैं बट क्या दिया हुआ है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया है, आपको निकालना है रिलेटिव लोअरिंग, वेपर प्रेशर निकालना है पूरे सॉल्यूशन का और मोल फ्रैक्शन निकालना है वाटर का। चलो जी शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ओके तो पहले हम क्या लिखते हैं, जो चीज़ हमें गिवन है ना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो ये दिया है इसका मतलब क्या है, पी नॉट दिया हुआ है ना। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्योर सॉल्वेंट का दिया हुआ है ना, पी नॉट की वैल्यू दी हुई है 17.51 मिलीमीटर। अच्छा जी, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है पी नॉट माइनस पी एस, ये आपको दिया हुआ है 0.0614 मिलीमीटर एच जी, है ना। निकालना क्या था फर्स्ट पार्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा फर्स्ट पार्ट, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट, याद है ये मैंने आपको बताया था। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब उसका खाली कम होना, डिवाइड कर देते हो रिलेटिव, यानी आप उसको कंपैरेटिव वे में पढ़ रहे हो। तो यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.0614 डिवाइड बाय 17.51, ये आपकी वैल्यू आ जाती है 0.00351, है ना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ यस यूनिट आपकी यही रहेगी। नो यूनिट ये नहीं आएगी, जस्ट वैल्यू आएगी क्योंकि हम डिवाइड कर दें, सॉरी ये गलती हो गई। ये आपका जस्ट क्या होगा, यूनिट इसमें नहीं आएगी, 0.00351 कैलकुलेट करके यही आएगा। यस 0.61, ये 0.614 था एंड 17.1, यस करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि आपको निकालना है पी एस, ठीक है। पी नॉट माइनस पी एस आपका क्या था, ये दे रखा है ना 0.0614, ठीक है। तो यहाँ पे पी एस आपको कैलकुलेट करना है, पी नॉट माइनस 0.0614 करोगे तो पी एस आ जाएगा, ठीक है। ओ पी एस आ जाएगा, तो पी एस की वैल्यू आपकी आ जाएगी, पी नॉट की वैल्यू आपको पता ही ये दे रखा था ना 17.51, 17.51 से हमने माइनस किया 0.0614। और गाइस मेरे हाथ ना ठंडे हो गए क्योंकि मैं ये वीडियो रात में शूट कर रही हूँ और सर्दी बहुत ज़्यादा है। अच्छा माइनस करके वैल्यू आपकी आ जाती है 17.446 के आसपास, ठीक है जी। ओके ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट आपने कैलकुलेट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, जो ये आपने पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट किया है ना, ये किसके बराबर था, N2 बाय N1 प्लस N2, यानी कि X2 के बराबर। X2 क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको 1 में से माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर। चलो जी ओके तो हम इसको क्या करते हैं, ये आपने वैल्यू जो कैलकुलेट की है ये, ठीक है। X2 है आपका 0.00351, तो x1 आपका क्या आ जाएगा, मतलब x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होगा ना, तो x1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 माइनस 0.00351, यानी कि वैल्यू आपकी आ गई है 0.9964 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। तीनों पार्ट्स हो गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ आपने वाटर निकाल दिया, ये निकाल दिया एंड ये निकाल दिया, ठीक है।
ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन एक और आप लोग ट्राई करना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ। देखो क्या है क्वेश्चन, वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है प्योर बेंजीन का एट अ सर्टेन टेम्परेचर दिस मच, यानी ये आपका सॉल्वेंट है। प्योर वर्ड जहाँ आ गया मतलब समझ लेना सॉल्वेंट ही है। अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग इतने ग्राम इज एडेड टू इतने ग्राम ऑफ बेंजीन। दोनों का हमें क्या दे दिया, मास दिया है, ठीक है, और उसका मॉलिक्यूलर मास भी बता दिया। वैसे आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते थे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी हमें दे रखा है। मोलर मास निकालना है सॉलिड सब्सटेंस का। ये जो हमने डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास वाला फॉर्मूला लास्ट में किया था ना, उससे आपका ये कैलकुलेट होगा। तो ये आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है, बाकी हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ठीक है जनाब, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ये जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में जिस कंटेंट पे बात किया था ना, मतलब अबाउट यो 2020, वैसे मैं सोच रही हूँ कि इस पे मैंने कहा था ना डिप्रेशन एंड ऑल ये सब चीज़ें जो मेंटल हेल्थ है या जनरल डिस्कशन वाली चीज़ें, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आप लोग कुछ ऐसे जो कहना चाहिए कि डे टू डे लाइफ के हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे ये सबके घर में होती है ना चीज़ें, बच्चों के थॉट्स और फैमिलीज़ के थॉट्स को लेके, मतलब पेरेंट्स के थॉट्स को लेके क्लैशेज, जो एक जनरेशन गैप है, इस तरह के जो भी आपके बर्निंग टॉपिक्स हैं, या हम कह सकते बर्निंग टॉपिक्स भी नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, इश्यूज़ रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके बहुत प्रॉब्लम्स रहती है। मतलब मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है क्या यार क्या रखा है इसमें, कुछ नहीं रखा है ना। फिर भी अगर आप लोग इस पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि 2020 आपके लिए आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, है ना। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ बाय बाय, टेक केयर। और कुछ नहीं, और बाकी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। कुछ और चीज़ें बतानी थी बट हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर, है ना। एंड जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना +1 वाली, तब न्यू ईयर आ चुका होगा। तो जस्ट न्यू ईयर का दुआ करती हूँ मैं पहले ही सबके लिए कि अच्छा जाए सबके लिए, साल बहुत अच्छा जाए, हर तरह से अच्छा जाए, है ना। एंड यस, कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ फ्लोरिका। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे। ढेर सारा प्यार करते रहो, ढेर सारे लाइक्स शेयर्स बरसाते रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, सपोर्ट करो और करवाओ। बाय बाय, टेक केयर।